अलकादिर ट्रस्ट एक बिल्कुल बोगस केस है जिसमें दूर दूर तक कोई बैरिट शामिल नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों की मुस्तकबिल की खातिर एक फलाई इदारा कायम किया है, जिससे मुझे 1 रुपए का ना फ़ायदा हुआ है ना होगा। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बिल्कुल शौकत खानम हॉस्पिटल और नमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाई इदारा है। मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि मैंने ना नवाज शरीफ और ना ही जरदारी की तरह एनआरओ लूँगा और अदालतों से अपने केसेस ख़त्म करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के वीलॉग में मैं जो करंट नेगोशिएशन विच इज़ गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM2 और इसके साथ इसकी पुष्ट पे जो साम्राज्य है उनके दरमियान जो अपडेट्स हैं, इसके साथ तजिया मुख्तसर था। और इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री ट्रायल अपील चल रही है, जिसकी सरबराही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के चीफ जस्टिस या अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं। और इसके आखिर में तजिया करूँगा छोटा सा, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक फेक NGO पकड़ी गई है, थिंक टैंक पकड़ी गई है, जिसका ताना बाना पाकिस्तान से जुड़ता है, जिन्होंने डिजिटल जो 5th जनरेशन वार के नाम से जो शुरू किया है, इसको अभी करंटली 2 अरब रुपए भी मिले हैं, वो अनअर्थ हुई है और उस वाले से मैं मुख्तसर बयान करूँगा। आपको मालूम है कि नेगोशिएशन चल रही हैं कि और इमरान खान साहब ने 3 चीज़ें रखी हैं कि जनाब आप जुडिशल कमीशन बैठा दें 9 मई 2023 के हवाले से, और फिर 26 नवंबर 2024 में जो वाक़या इस्लामाबाद मिसाकरे साना इस्लामाबाद हुआ उस हवाले से, और हमारे जितने भी सियासी कैदी हैं, हवालाती हैं स्पेशली, उनको रिहा करवा दिया जाए। लेकिन अभी तक कोई फाइनल चीज़ें नहीं हो रही और बहुत सी चीज़ें पाइपलाइन में है। मेरा तजिया ये है कि देयर आर मैनी अदर पॉइंट्स विच शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस नेगोशिएशंस, लेकिन वो नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है, जिसे उर्दू में कहते हैं कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ना, तो दोनों तरफ से बहुत सी चीज़ें मैं समझता हूँ कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ी जा रही है। हालांकि मैं समझता हूँ उसूलन अगर देखा जाए तो 9 अप्रैल 2022 के खिलाफ भी जुडिशल कमीशन होनी चाहिए, 9 मई 2023 की भी होनी चाहिए, 8 फरवरी 2024 के जो इलेक्शन चुनाया गया है उस पर भी होना चाहिए, 26 नवंबर 2024 उस पर भी होना चाहिए, 26वीं तरमीम जो आई आईनी उस पर भी होना चाहिए, इंटर एलिया अदर इश्यूज़ पे। लेकिन इन तमाम इशू को सेट असाइड करके ये जो चंद चीज़ें की जा रही हैं जुडिशल कमीशन की, क्या जुडिशल कमीशन बैठेगा कि नहीं बैठेगा? मेरे हिसाब से लगता है कि बिहाइंड द सीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PDM2 रजीम के पीछे जो साम्राज्य है उनके दरमियान कुछ चीज़ें सेटलमेंट हो गई है, और अभी ऑप्टिक्स की गेमें चल रही हैं, कभी नाराज़गी कभी कुर्बत। क्योंकि अगर एनालिसिस किए जाए कि लोकल ये जुडिशल कमीशन बिठा देना 9 मई 2023 पे या फिर 26 नवंबर 2024 पे, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ इसको बिठा दिया जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया जा रहा है ताकि लोगों को एहसास हो कि इनके दरमियान बड़ी नाराज़गी भी चल रही है, चपकलिश भी चल रही है, और इन दी एंड क्या होगा कि जनाब ये कमीशन बिठा दिया जाएगा। और कमीशन को किन्होंने चलाना है? यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, चाहे वो हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के, मेजॉरिटी वहाँ पर मौजूद होंगे, तो हासिल कोई नहीं होगा। लेकिन मुख्तसर ये है कि अवाम को दिखाने के लिए इनको भी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक इशू मिल जाएगा, और इससे ज़्यादा आगे कोई बात नहीं बढ़ेगी। वो के कहा यह जा रहा है कि हुकूमत NRO मांग रही है, इसमें कोई दुरुस्त, इसमें गलत बात नहीं है कि इमरान खान को तो ये नेगोशिएशन से पहले भी कहा गया था कि जनाब आपको हम बाहर भेज देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप खामोश हो जाएं और फिर आपने हमारी हुकूमत चलने देना है। तो मकसद तो यही है, चाहे वो बाहर बैठ जाए, चाहे वो बनीगाला चले जाए, चाहे वो नथिया गली चले जाए, चाहे वो KPK में चले जाए, उनका कहना ये है कि जनाब आप 1 साल 2 साल नहीं बैठेंगे, और जो पहले 3 साल था, फिर 2 साल, फिर 1 साल, फिर 6 महीने तक भी आई, लेकिन इमरान खान साहब इस बार पे मुत्तफिक नहीं है, जिसकी वजह से
अभी एक शर्त मेरी का है, लेकिन मैं समझता हूँ सूनर और लेटर मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ हो चुका है और फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और फिर बहुत सी चीज़ें विन विन सिचुएशन पे करके और बातें चीज़ को आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ मैं नेक्स्ट जो है इशू पे बात करूँगा मिलिट्री ट्रायल के हवाले से। इस पे मैं वीलॉग कई कर चुका हूँ, रिसेंटली भी किया है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी था। बहरहाल जो 23 मार्च 2023 को ये जजमेंट आई थी जिसके हवाले से मिलिट्री ट्रायल को कालादम करार दिया गया था और फिर इसके खिलाफ फेडरेशन और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स गई थी उस वक्त, ज़ाहिर है इनके पास हुकूमत थी इंटरिम गवर्नमेंट, तो सारों ने इन्होंने अपील फाइल की थी जो कि अब इन दी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो कि मैं साम्राज्य बेंच कहता हूँ, साम्राज्य बेंच के पास मौजूद है और कुछ दिनों से इस पे ब्रेक थ्रू चल रही है। लेकिन जो ऑर्बिटर डिक्टा या बात की सामने आ रही है उससे महसूस हो रहा है कि जजेस सारे इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट चल रहे हैं, जिससे अगर आप कोलैबोरेट करें, जो कि मैंने अभी रिसेंटली बात की है, तो कुछ चीज़ें लगता है सेटलमेंट की तरफ जा रही है जिसकी वजह से ये बात कर रही है। अदरवाइज तो ये माउथ पीस है इस्टेब्लिशमेंट के या साम्राज्य के, तो जो साम्राज्य चाहेगा फैसला वही आएगा। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल या फिर मुसरत हलाली साहिबा है, वो जो कमेंट्स दे रहे हैं जिससे पता लग रहा है कि इनको कहा गया है कि आप इस तरह का स्टांस लें। अब स्टांस में वाज़ेह तौर पे जो जस्टिस सैयद हसन रज़ा रिजवी साहब है, उन्होंने कल ये कहा कि GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ जिसमें शहादतें हुई, कराची में एक कोरियन तैयारा तबाह हुआ, शहादतें हुई, इन वाक़यात में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए, केसेस का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में हुआ, मिलिट्री कोर्ट में क्यों नहीं भेजा गया? वो इसलिए पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी ज़रूरत हुई कि ये केस जो है आप मिलिट्री ट्रायल में ले गए मिलिट्री कोर्ट्स में, जबकि हमारा आइन कानून नहीं कहता, आर्मी एक्ट भी नहीं कहता। इसके साथ-साथ जो नई चीज़ें आई कि 9 मई वाक़यात में 103 मुलज़िमान के खिलाफ फ़ौजी अदालत में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफ़रीक कैसे की गई? कौन-सा केस फ़ौजी अदालतों में जाएगा, कौन-सा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में? ये जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा है, जो कि साम्राज्य बेंच के हिस्से हैं और जिनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लें कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक फैसले किए हैं, बिल्कुल काज़ी फ़ाइज़ा के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े होकर या बैठकर। ये ऐसे ही तफरीक की गई है जैसे अंदलीब अब्बास और खदीजा शाह एक गाड़ी में सवार थी। अंदलीब अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और PTI से ला ताल्लुकी का इज़हार किया, उसे माफ़ी मिल गई और खदीजा शाह को मच जेल कोयटा तक घसीटा गया और 9 माह तक वो एक केस से दूसरे केस में गिरफ्तार होती रही। तो ये अपडेट्स हैं, लेकिन जो बातें अब तक आ रही हैं इससे महसूस हो रहा है कि जैसे बर्फ़ पिघल रही है और फिर इनके दरमियान कुछ चीज़ें सेटलमेंट हुई है, जिसकी वजह से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि राइट नाउ टिल नाउ कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इस फैसले को कलादम करार दे दिया जाएगा, जिससे जितने भी मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याब अभी भी मौजूद है उनको रिहाई नसीब होगी और फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा केस इंसदाद दहशतगर्दी में और इन कैदियों को जो हवालाती हो जाएंगे उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया जाएगा और इसी तरह सियासी कैदियों को भी रिहाई मुमकिन होगी। अब आखिर में मैं बताता चलूँ कि रायन ग्रिम है, जो कि एक NGO चला रहे हैं, थिंक टैंक चला रहे हैं, उन्होंने अर्थ किया है और वो नाम है जो NGO इन्होंने बनाई है, वो ये की है जनाब, उन्होंने नाम रखा है बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी सेंटर। अब ये बेल्ट वे ग्रिड पॉलिसी सेंटर है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल एसेज जो है मुख्तलिफ़ अखबारात को और मुख्तलिफ़ ब्लॉगिंग के ज़रिए इंटरनेट पे डेसिमेट कर रही हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट पहुँचाना है। अभी रिसेंटली जो कि धरना हुआ, ये लॉन्ग मार्च था जो कि 26 नवंबर में एक मिसाकर इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ पर एंड हुआ, उस हवाले से फैलाया जा रहा था कि 300 बिलियन यानी कि 3 खरब रुपए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस एजिटेशन या धरने की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। बहरहाल इसको जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें रायन ग्रिम के साथ साथ मुर्तज़ा हुसैन और उसके साथ साथ वकास शाह साहब थे और उन्होंने जब ये सारा एनालिसिस किया तो मुख्तसर ये कि जो 12 इसके पार्टनर हैं
वो उनका ग्राउंड रियलिटी पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, यानी कि वो दुनिया में रहते ही नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये पूरी थिंक टैंक बनाई गई और फिर फर्जी नाम बनाए गए, एक नाम कहीं से और एक नाम किसी और मुल्क से मिला के, पुराने जो कि तारीख में रह चुके हैं उनको मिला के ये नाम बनाए गए और वहाँ कुछ नहीं था। यानी कि ग्राउंड रियलिटी पर जब तमाम इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसकी कोई एग्जिस्टेंस ना कहीं पर रजिस्टर्ड है, ना यहाँ पर कोई इंसान मौजूद है। जो 12 नाम है उनका कहीं भी जिक्र नहीं है, जिससे पता लगा कि जनाब ये जो 2 अरब रुपए लिए गए इनका मकसद है कि जनाब प्रोपेगेंडा के ज़रिए, 5th जनरेशन वार के ज़रिए ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दे सके। लेकिन इतना आसान आपको नहीं है। ये आपसे इंटेलिजेंट लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव माइंड रखते हैं, कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको हर जगह पे शिकस्त होगी और आपको जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। जिस तरह आप लोग ने 1.5 मिलियन पीस ज़ाया करके एक एनजीओ के ज़रिए, जिसको स्टीव पेन चला रहे थे, उसका भी नुकसान हुआ। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, उस तक आपको एक्सेस नहीं मिली। तो मुख्तसर ये है कि जहाँ जहाँ आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तानी आपको टकरेंगे और आपको मज़ीद ज़लील व ख़ार होना पड़ेगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।